एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम बनारस के लोग जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ ऐसी किताबों को पढ़ें जिन किताबों से आप किसी सही अंजाम पे पहुंचे। और कितना भी बड़ा शख्स हो, कितना भी महान शख्स हो, अगर उसने झूठ किया है, उसने गलत किया है, तो उसके खिलाफ उसकी जाती शख्सियत से नहीं, उसके बेवकूफी भरे विचार से, उसके एक शॉर्ट साइटेड नेट्स के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए। ये नहीं होगा कि भारत में राम पे सवाल होगा, सीता पे सवाल होगा, लेकिन महात्मा गांधी से सवाल पूछते ही इस देश के अंदर लोग हमें ये कहेंगे, साहब ये तो हिंदू कट्टरवादी हैं, ये तो गोलवारकर के लोग हैं, ये गॉडसे के लोग हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किताब है, इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, और इस किताब के लिखने वाले हैं सर सी शंकरन नायर। सर सी शंकरन नायर, इस किताब को उन्होंने लिखा है। अब आप पूछेंगे सी शंकरन नायर कौन थे सतीश भाई? सी शंकरन नायर 1897 में, 1897 में महाराष्ट्र के अमरावती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1897 में अमरावती कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, हार्डकोर कांग्रेसी थे। 1908 में बाद में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। इन्होंने यह किताब लिखी है, और इस किताब के पेज नंबर 132 पर अपेंडिक्स 3, पेज नंबर 132, किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, राइटर का नाम है सर सी शंकरन नायर, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके किताब के पेज नंबर 132 अपेंडिक्स 3 में एक आर्टिकल लिखा है, एक विदेशी महिला ने लिखा है, जिसका आप सब लोग नाम जानते हैं। वो 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उनका नाम है एनी बेसेंट। पेज नंबर 32 पे, 132 पे एनी बेसेंट ने आर्टिकल लिखा है, और लिखा है कि किस तरीके से, उस चैप्टर का नाम है अगोनी ऑफ मालाबार, इस देश के महात्मा गांधी की मूर्खता, उनकी विजन कितनी छोटी, और कितने वो ज्यादा सोच नहीं सकते थे, जिन्हें हमने विजनरी बना दिया, जिन्हें हमने बना दिया कि दुनिया के महान महान आत्माएं वो होंगे, फ्रीडम फाइटर थे। बस उन्हें देश राष्ट्रपिता मानता है, माने, मुझे उस पर भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन भाई उन पे बात नहीं होगी। एनी बेसेंट ने लिखा है कि 1921 में मोपला के अंदर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम मुसलमानों ने किया, क्योंकि गांधी जी को, जिस टर्की को आज आप देख रहे हैं, उस टर्की के अंदर खिलाफत यानी खलीफा मींस अल्लाह की हुकूमत स्थापित करने के लिए भारत में ये अली बिरादरान आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में वहां का एक एमपी है, जिसने वो वहां एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम है मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी। उन दोनों मक्कार मौलानाओं ने गांधी जी से कहा कि हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। गांधी जी ने किस अदूरदर्शिता के चलते, किस मूर्खता के चलते भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट को यहां के मुसलमानों से कहा कि भारत के मुसलमान अगर खिलाफत मूवमेंट में हम उनका साथ देंगे तो ये मुसलमान खुश होंगे और इनका भारत के आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 2021 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को बिना सोचे समझे कट्टरवादी मुसलमान, जो लोग कुरान के पक्के मानने वाले थे, उनका साथ दिया, और मात्र 27 साल में देश मजहब के नाम पे पट गया। ये ऐसे अदूरदृष्टि आदमी को आप कहे वो महात्मा थे, उन पे बात नहीं होनी चाहिए। उनकी धज्जियां एनी बेसेंट ने इस किताब में उड़ाई है। ये किसी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने नहीं लिखी है। ये अशोक सिंघल या गोलवारकर की किताब नहीं है, जिसको कहकर के लोग आपको डराएंगे कि ये गोलवारकर के लोग हैं, गोलवारकर के लोग हैं। नहीं, अरे भैया, तुम्हारे लोगों ने भी लिखा है, सुन लो, तुमने अपने लोगों की किताब पढ़ाई नहीं। इसलिए मैं मानता हूं आज की चुनौती आपके सामने सिर्फ इतनी है कि सच को सच मानने की हिम्मत रखिए। मेरे पूर्वज, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य
ऐसी काम में लिप्त है कि उससे मैं सहमत नहीं हूं, तो मुझे उसका विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि नहीं वो मेरे हैं तो मैं नहीं करूंगा, मेरी जाति के हैं तो मैं नहीं करूंगा। मैं कहता हूं जाति का हो किसी का हो, जब आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे तो आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो आप उनके खिलाफ भी हथियार उठाएंगे, आप उनके खिलाफ भी तर्क करेंगे। इसीलिए गीता को पढ़िए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको खबर दे रहा हूं, बनारस के लोग हैं, इसे चर्चा करेंगे तो महज बात दूर तक जाएगी। 2011 में आपसे कुछ दूर संगम नदी पर स्थापित एक शहर है प्रयागराज, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में देश के जाने माने जूरिस्ट, बेहतरीन इंसान जस्टिस आरएस श्रीवास्तव 2011 में एक पीआईएल के माध्यम से जब यह मामला उठा कि गीता धार्मिक किताब, कोई मजहबी किताब नहीं है, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, तो दुनिया भर के बड़े बड़े आलिम, मौलाना, कारी, हाजी, ये सब पहुंचे और क्रिश्चियन भी आए। और क्रिश्चियन तो ऐसे ऐसे थे जिनका नाम था संत रामलाल, ऐसे ऐसे भी आए थे। और चर्चा हुई कोर्ट में, महीनों चली, और उन्होंने कहा नहीं, ये गीता किसी मजहब की किताब नहीं है, किसी धर्म की किताब नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की किताब नहीं है, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है। एक भी मुसलमान, पूरी पूरी टीम आई, क्रिश्चियंस की टीम आई, महीनों के मुकदमे के बाद वो मुकदमा हार गए। उन्होंने माना कि इसमें कुछ भी चीज किसी रिलीजन की नहीं लिखी हुई है। और उस दिन के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गया। लेकिन यह फैसले को जानबूझ के इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। उनको लगा कि हम चैलेंज करेंगे तो देश भर में यह बन जाएगा, तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया है। गीता का किसी पूजा पद्धति से, किसी सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि गीता आपका राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसको अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को 2011 से 20 तक चैलेंज नहीं किया किसी ने। लेकिन क्या ये हमने अपने बच्चों को बताया कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसलों को तो हम बहुत बताते हैं। तो जागरूक करने की जरूरत है। समाज जब भी जागरूक होगा जब सत्ता से हटकर के, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति उसमें एक सोच पैदा होगी, तब वो पढ़ेगा। इसलिए कुछ कुछ किताबों के जिक्र में हर बार करता हूं, आपके सामने फिर इसलिए करूंगा कि जागरूक जनता बनारस की इन किताबों को खरीदे और इनको जरूर पढ़े। और कुछ किताबों को इसलिए पढ़े कि उसके बाद आपको पता चलेगा आप कौन हैं। हमने और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो शोर नहीं मचाया, बड़ा काम करके गए। सतीश भाई, ये किताब है वीएस नायपॉल साहब की जी, और इस किताब का नाम है ए वुंडेड सिविलाइजेशन। और कमाल की बात यह है कि जिस साहब ने किताब लिखी है, उनको आप सोचिए कि 1971 में बुकर प्राइज मिला और 2001 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और इनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिसे हम वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं। इस किताब को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मुझे गुस्सा आता है, उतना ही मेरे अंदर और चिल्लाने का जोर करता है कि मैं और जोर से चिल्लाऊं। इसका जिक्र नहीं हुआ किसको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया, कौन ले आया, कौन ज्ञान दे रहा है टीवी में बैठ के, हम उसकी चिंता करते हैं। इस किताब को पढ़ लें तो आपको विजयनगर में क्या हुआ है, वो क्या था, भारतीय संस्कृति क्या थी, तो आपको समझ आएगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए एक और किताब है जिसका जिक्र आपके सामने इसलिए भी करना चाहता हूं कि आप उसे जरूर पढ़ें। किताब का नाम है कश्मीर 1947,
राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, RIVAL, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, कश्मीर 1947। इस किताब के राइटर जिंदा हैं, सीनियर हैं, उनका नाम है प्रेम शंकर झा। इस किताब को पढ़ लेंगे तो मजे की बात पता चलेगी, और सैम मानेकशॉ ने क्या सरदार पटेल के बारे में बताया और क्या नेहरू जी के बारे में बताया, आप सुन के आपको मजा भी आएगा और लगेगा कि जो लोग हवाई बातें करते हैं उनको जवाब भी दे सकते हैं। इसलिए हमारे यहां बार बार, आपके यहां तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बहुत आती है, लोहिया पार्क तो बनाया उन्होंने कि साहब ये लोहिया पार्क है, लेकिन लोहिया के मानने वालों ने, लोहिया ने जो किताब लिखी थी वही बता देते, उस किताब को नहीं बताया। इसलिए मैं कहता हूं वो किताब भी मेरे पास है, मेरी मेज पे ही है, और मैं उन किताबों को लेके इसलिए बैठता हूं ताकि कोई आदमी ये ना कहे कि पुष्पेंद्र जी ने बताया नहीं, कि हमारी, मेरी अपनी एक कहावत है, अलीगढ़ में ये कहा जाता था कि झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने जो किताब लिखी है उसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। 12 अक्टूबर को अभी उनका जन्मदिन था या पुण्यतिथि थी, मुझे नहीं पता। जो लोग सावरकर को बताते हैं उन्होंने जो है झूठ बोल दिया था और उन्होंने ऐसा कर दिया था जिसके चलते माफीनामा लिखा था। इस किताब में राम मनोहर लोहिया ने मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू की धज्जियां उड़ा दी हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। हमारे यहां लोग पढ़ते नहीं है और उन्हें बताया नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां सिर्फ सेलेक्टिव बताया जाता है। और राम मनोहर लोहिया ने सावरकर के बारे में क्या लिखा था ये कभी लोहिया के चेलों ने नहीं बताया, पार्क तो बना दिया। जो लोग गाली देते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर को, उन्होंने सावरकर के बारे में क्या लिखा है। सावरकर 1966 तक जीवित रहे और लोहिया जी 1967 तक जीवित रहे। उन्होंने सावरकर के बारे में लिखा है, सावरकर उन दूरदर्शी राजनीतिज्ञों में से थे जो समय के प्रभाव को बहुत पहले से आंक लेते थे। विभाजन की विभीषिका से बहुत पूर्व ही उन्होंने देश को सावधान कर दिया था। 100 वर्ष बाद भारत सावरकर को पहचानेगा। ये पढ़ाया होता तो ईमानदारी होती, नहीं पढ़ाया, इसलिए झूठ पैदा हो रहे हैं, झूठ ही चल रहे हैं। इसलिए एक और किताब है, उस किताब का नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, रिटन बाय हामिद दलवाई। ये महाराष्ट्र के थे, उन्होंने बखिया उधेड़ती है हिंदुस्तान के मक्कार पॉलिटिशियन मुसलमानों की, जो कितने खतरनाक थे। एक और किताब है, किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर भाई दुर्गादास, चैप्टर 13 पेज 353 पे पढ़ लीजिएगा कि नेहरू जी ने क्या राजेंद्र प्रसाद के साथ जघन्य अपराध किया। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू कश्मीर, सियालकोट में पैदा होने वाले 52 साल के अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। जगमोहन जी की किताब है कश्मीर के बारे में, उससे ज्यादा ईमानदाराना किताब किसी ने नहीं लिखी, लेकिन वो किताब को हमने नहीं पढ़ाया, हमने उसे आगे बढ़ाया ही नहीं। इसलिए हमारे यहां जो किताबें पढ़ी जानी चाहिए थी वो पढ़ी नहीं गई। और आज के दौर में लोग कहते हैं, मैं कहता हूं ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। टेंट से निकली हुई तलवार की जोर पर पूरी दुनिया को फतेह करने वाली सभ्यता, और अपनी वाणी से, अपनी आस्थाओं से, अपनी परंपराओं से, अपने सरोकारों से और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाली सभ्यता के बीच का झगड़ा है। कुछ कहते हैं हमारी सभ्यता, हमारा मजहब ही सब कुछ है, और आप कहते हैं पूरा दुनिया हमारा परिवार है। हम पूरे दुनिया को एक घर की तरह देखते हैं, हम पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। इन दो संस्कृतियों में कभी भी एक नहीं हो सकता।